तो मैंने बताया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब है। जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या चाहता है कि उस चीज से उसको जो संतुष्टि मिल रही है, मतलब कि क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन। वो ये चाहता है कि उसको उस चीज से सबसे ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। अगर उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस गुड का यूज करने पर उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बात मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब कि एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। अगर हर एक कस्टमर से पूछोगे कि क्या तुम्हें इक्विलिब्रियम चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन। मान लो 5 ट्यूशन है और पांचों ट्यूशन में तुमने ट्रायल लिया, लेकिन तीसरे नंबर के ट्यूशन में तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, सबसे ज्यादा। तो मुझे बताओ कौन सा ट्यूशन चूज करोगे, तीसरे नंबर का ना, क्योंकि तुम्हें वहां पर जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो सबसे ज्यादा मिला है। तो हर एक व्यक्ति उसी चीज को यूज करता है जिससे उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वो कितनी क्वांटिटी यूज करेगा उसकी, है ना, हाउ मच ऑफ कमोडिटी। तो देखो, तुम्हारे 12th क्लास की माइक्रो के अंदर दो ही केस एक्सप्लेन किए गए हैं। या तो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा होगा एक कमोडिटी, तो कंज्यूमर एक्सप्लेन करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा होगा दो कमोडिटी, एक गुड के केस में, दो गुड के केस में। एक गुड के केस में उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, और दो गुड के केस में उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, ये बातें हमें एक्सप्लेन करनी है। और पहले एक्सप्लेन करेंगे वन गुड का केस। तो एक्सप्लेन करने से पहले एक क्वेश्चन लिखना है। लिखो एक क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ कमोडिटीज इज, हाउ मच of commodity is consumed, how much of commodities is consumed to maximize satisfaction, how much of commodities is consumed टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। मुझे बताओ, सेटिस्फैक्शन का ही तो खेल है सारा। कंज्यूमर किसको मैक्सिमाइज करना चाहता है, सेटिस्फैक्शन को, है ना। इज कंज्यूम्ड टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो दो सिचुएशन है, या तो वो एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा या दो कमोडिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो लिखो, एक डॉट बनाकर लिखो सिचुएशन, डॉट बनाकर लिखो सिचुएशन। हाँ, सिचुएशन में लिखो नंबर 1, पहली सिचुएशन। सिचुएशन में तुम्हें लिखना है फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट में लिखो व्हेन ओनली वन कमोडिटी, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज consumed, when only one commodity is consumed। कितनी कमोडिटी, एक कमोडिटी। ये पहला केस है, अभी एक्सप्लेन नहीं करा, अभी मैं लिखवा रहा हूं दोनों केस। अब लिखो नंबर 2। दूसरा केस क्या होगा, जब वो कितनी कमोडिटी यूज करेगा, दो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, लेकिन एक्सप्लेन कितने के लिए करेंगे, दो के लिए। ठीक है, तो लिखो when two or more commodities are consumed, when two, TWO, when two or more commodities are consumed, two or more commodities are consumed। ठीक है, दो या दो से ज्यादा। बताओ पहले कौन सा एक्सप्लेन करेंगे भाई,
सीधी बात है, एक कमोडिटी के लिए पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करेंगे, फिर दो कमोडिटी के लिए एक्सप्लेन करेंगे, और कभी भी दो से ज्यादा के लिए एक्सप्लेन करने को ना तो चैप्टर में दे रखा है ना ही पेपर में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये मत सोचना कि मैंने क्वेश्चन लिखवाया, मैंने क्या लिखवाया है, क्वेश्चन लिखवाया ना। ये तो तरीका है हेडिंग करने का कि हम उस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। अब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हेडिंग बना दो, नेक्स्ट मेन हेडिंग आएगा तुम्हारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वन कमोडिटी केस। कितनी कमोडिटी? एक कमोडिटी। मतलब तुम कितनी गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हो? एक गुड का इस्तेमाल। ध्यान रखना एग्जाम में एक गुड का भी इंपॉर्टेंट है और दो गुड का भी इंपॉर्टेंट है। एक गुड का कम इसलिए आता है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा होता है। एक गुड के केस में अगर तुम्हें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है तो ये इतना लेंथी नहीं होता जितना दो गुड वाला होता है। तो दो गुड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है, और एक गुड वाला इसलिए कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा है। बाकी दोनों की दोनों आसान है, दोनों ही समझो। क्या पता तुम्हारे में छोटा आ जाए, मतलब कि ये वाला आ जाए वन गुड वाला, और हो सकता है दो गुड वाला आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक गुड का छोड़ देना है, दो गुड का करना है, और दो गुड का छोड़ देना है, एक गुड का करना है। करने दोनों ही है, ठीक है। तो एक कमोडिटी के केस में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया जाता है, क्या कंडीशन होती है। मैंने क्या बोला? कंडीशन। पेपर में इसी नाम से आता है, एक्सप्लेन द कंडीशन। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आता है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वन कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन द कंडीशन इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी के केस में, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेना कंडीशंस। आखिर क्या कंडीशंस है, क्या शर्तें हैं? कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। तो देखो बहुत ही सिंपल सी शर्त है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर तुम्हें शर्त समझ में आ गई तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। समझो, मुझे बताओ, किसी भी चीज का प्राइस होता है ना भाई। अगर तुमने बाजार से एक मार्कर खरीदा तो मार्कर का भी एक प्राइस है, लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का भी एक प्राइस है, तुमने एक किताब खरीदी तो उस किताब का भी प्राइस है ना। एक रजिस्टर खरीदा तो उसका भी एक प्राइस है। हर एक चीज का एक प्राइस होता है, हर एक चीज का एक प्राइस होता है। तो देखो बोर्ड पे लिखना कुछ नहीं है अभी, केवल समझना है। शर्त बहुत जरूरी है। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ना, कंडीशन समझ में आनी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कंडीशन समझ में आ गई तो तुम्हें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक कमोडिटी के केस में यूं ही समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन समझ में नहीं तो कंफ्यूजन होगी। तुमने किसी भी कमोडिटी का बाजार के अंदर क्या पे कर दिया? प्राइस पे कर दिया। कुछ भी हो सकता है प्राइस भाई, 10 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 200 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है, कुछ भी प्राइस हो सकता है। अभी मैं मान लूंगा कि मैंने कितना प्राइस माना है, लेकिन अभी ध्यान रखो कि कुछ भी प्राइस हो सकता है उस कमोडिटी का। ध्यान से सुनो, जब तुम किसी भी चीज को खरीदते हो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देकर, फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर ट्यूशन ज्वाइन करा, तुमने मुझे 700 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, 2000 रुपए दे दिए, ठीक है, एक प्राइस दे दिया। उस प्राइस के बदले में तुम्हें थोड़ा वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना। क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फेक्शन। मुझे बताओ मिलेगा? ये भाई प्राइस पे करें, प्राइस तुमने पे करें, और कोई भी व्यक्ति प्राइस यूं ही पे नहीं कर देता है, सोच समझ कर पे करता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक भिखारी को 1000 रुपए दे दो, वो तुम्हें पढ़ाएगा, तो क्या तुम 1000 रुपए दे दोगे? नहीं। हर एक व्यक्ति अगर किसी को पेमेंट कर रहा है तो बड़े सोच समझ कर रहा है, फालतू में नहीं करता। वो दिखाई दे रहा है उसको कि ये बदले में मुझे कुछ देगा, ठीक है। तो तुमने जब मुझे प्राइस पे करा तो तुम्हें बदले में थोड़ा बहुत तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत मिल जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि जितना तुमने पे करा है उसके मुकाबले तुम्हें सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। और मुझे बताओ सेटिस्फेक्शन को हम किस में मेजर करते हैं? मैंने चैप्टर में बताया है, सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जाता है यूटिलिटी में। कहते नहीं है मुझे 5 यूटिलिटी मिली, मुझे 10 यूटिलिटी मिली, उसको 7 मिली, इसको 6 मिली। बताओ क्या सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में मेजर नहीं करते? यही कंडीशन है। देखो जिस कमोडिटी के तुमने प्राइस पे करा है ना, जिस चीज का तुमने प्राइस पे करा है, अगर वो प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, कंडीशन है ये।
अगर तुम्हें एक कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है तो तुम्हें कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। देखो, जब किसी भी चीज का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाता है, ध्यान से सुनो, कोई सी भी चीज, उस चीज का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तभी क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तभी किसी भी कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक कंज्यूमर को तभी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उस कॉमोडिटी का प्राइस उसके किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी, और छोटा सा लिखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब तुम कहोगे यार ये क्या चीज है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एक एग्जांपल देता हूं भाई। नॉर्मली हम कैसे मेजर करते हैं, कोई चीज 10 रुपए की है, अच्छी होगी, कोई चीज 3 रुपए की है, ये अच्छी नहीं होगी। मान लो सेम चीज है, मान लो ये मार्कर है, ब्लू कलर का मार्कर है, एक दुकान पर यही मार्कर मिल रहा है 20 रुपए का, और दूसरी दुकान पर यही मार्कर सेम टू सेम 15 का मिल रहा है। अब हम कैसे जजमेंट करेंगे, यार 20 रुपए का दे रहा है वही मार्कर शायद अच्छा हो, क्योंकि दिखने में तो सेम लग रहा है, तुम देखकर तो फैसला कर नहीं पा रहे, तो किसके बेस पर फैसला करोगे, पैसों के बेस पर। तुमने कहा यार 20 रुपए का मार्कर है शायद अच्छा हो, और वही मार्कर ये 15 का दे रहा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, चलते चलते खराब हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम पैसों के बेस पर उसकी चीज को देखते हैं ना, मतलब उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं बिना यूज करे। तो देखो वही चीज है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कोई सी चीज महंगी है तो ज्यादा यूटिलिटी देगी, और कोई सी चीज सस्ती है तो कम यूटिलिटी देगी। लेकिन मुझे बताओ क्या ये सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। फिलहाल टॉपिक पर फोकस करो। शर्त समझ में आई तुम्हें? देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंडीशन बहुत सिंपल है, जब भी किसी भी चीज का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर, ये कंडीशन है ना, अभी केवल ध्यान रखो कि इसका क्या मतलब है, समझ में तब आएगी जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी टेंशन मत लो कि ये क्या चीज लिखवा दी मैंने, अभी तो कंडीशन को समझो बस। देखो, किसी भी चीज का प्राइस किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। प्राइस तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, प्राइस क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन जो है प्राइस तुम्हें खुद देगा। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी मनी की, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत आसान है, छोटा सा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। पहले अब इसको नोट, देखो तुमने हेडिंग डाल दिया है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक कमोडिटी के केस में तुमने हेडिंग डाल दिया है। अब ये कंडीशन लिख लो सबसे पहले स्टेप के अंदर, एक लाइन छोड़कर ये शर्त लिखो, इसको पूरा लिखना, प्राइस की जगह ये लिखना, प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस किसके बराबर हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, ये है शर्त कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन में, किसमें, एक कमोडिटी के केस में। ये नोट कर लिया ना। देखो अब एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये देख लो कि एक तरीके से मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है, फॉर्मूला। अभी तो ना मैंने तुम्हें फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन कराया, ना ही अभी मैंने फॉर्मूले को समझाया, ठीक है। अभी बस मैंने क्या लिखवाया, फॉर्मूला। फॉर्मूले का क्या मतलब है वो बताया बस मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब इस्तेमाल होएगा, अब लिखना है फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के बेस पर समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, पेपर में अगर 6 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, पेपर में एग्जाम में एक कमोडिटी के केस में ये क्वेश्चन 6 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, पहले जो अभी अभी मैंने शर्त लिखी थी ना, कंडीशन लिखी थी, वो कंडीशन लिख देनी है। और अब जो मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूं वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में टेबल आएगी, डायग्राम आएगा और थोड़ा सा लिखवाऊंगा। ये 3 चीजें ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के अंदर टेबल आएगी ग्राफ आएगा और थोड़ा बहुत मैं थ्योरी का लिखवाऊंगा। ये तीनों चीजें मिलाकर तुम्हारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे एक कमोडिटी के केस में। समझ में आ रही है ना बात? अब एग्जाम्पल लिखना है, लिखो, लेट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं और जरूरी नहीं है तुम भी वही प्राइस मानो जो मैंने माना है, तुम कुछ भी मान सकते हो।
लेट द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, let the price of a commodity be ₹4, ₹4। तुमने उस चीज की कीमत कितनी मान ली भाई? ₹4 मान ली। क्या दिक्कत है, मान नहीं सकते? जरूर मान सकते हैं, है ना। ₹4 मान ली। तुम कुछ भी मान सकते हो, ₹10, ₹5, ₹3, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी बी ₹4 हैंड, ठीक है। अब मार्जिनल भी तुम्हें खुद ही मानना होता है। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी बी ₹4 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज, बोर्ड पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज 2 यूटिल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज 2 यूटिल, ठीक है। अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब इनको सिंबल में लिख लो। मुझे बताओ कि कॉमोडिटी का प्राइस कितना बताया है हमें? ₹4। उस गुड का प्राइस कितना बता रखा है? ₹4 बता रखा है, ठीक है। और मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी रुपए की कितनी बताइए? बोर्ड पे देखो, रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बताइए? 2 यूटिल। ध्यान से सुनो, रुपए की, ₹1 की मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान से सुनो, ₹1 की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बताइए? 2 यूटिल। अब तुम कहोगे ₹1 में 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन, ध्यान से सुनो, ₹1 में 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन। ₹5 में कितना यूटिल? 10। 15 में कितना यूटिल? 30। डबल हो रहा है ना। ₹1 में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 2 यूटिल का। ₹3 में कितना मिलेगा? 6 यूटिल का। ₹4 में कितना मिलेगा? 8 यूटिल का। दुगना हो रहा है ना। ये चीज समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी बताइए मनी की, रुपए की, मनी मतलब रुपए, मार्जिनल यूटिलिटी जो बताइए मनी की वो कितनी बताइए? 2 यूटिल। मार्जिनल यूटिलिटी हमें मनी की कितनी बता रखी है? 2 यूटिल। समझ रहे हो ना। अब जो मैंने एग्जाम्पल के अंदर लैंग्वेज में लिखवाया है ना, इन दोनों चीजों को नोट कर लो। ऐसे बोर्ड पे देखो, ऐसे, प्राइस ऑफ एक्स ₹4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल, ठीक है। फटाफट से नोट करो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल और प्राइस ऑफ एक्स 4। अब ये पूरा नोट कर लेना। पहले तुमने एग्जाम्पल के अंदर क्या माना है? खुद तुमने उस चीज का प्राइस माना है। कितना प्राइस माना था? ₹4। ध्यान रखो, तुम प्राइस ₹4 मान सकते हो पेपर में, ₹10 मान सकते हो, ₹2 मान सकते हो, ₹1 मान सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाले हो, ठीक है। समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं, 4 ये तो मैंने खुद माना है एक्सप्लेन करने के लिए, बस, है ना। तुमने मार्जिनल यूटिलिटी ₹1 की कितनी मानी है? 2 यूटिल। ₹1 की कितनी मानी है? 2 यूटिल। ध्यान रखना, 2 यूटिल थी ना। अभी अभी जो मैंने मनी की मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें लिखकर दिखाई थी, कितनी बताई थी? 2 यूटिल, है ना। जरूरी नहीं है, तुम इसको 2 यूटिल मान सकते हो, ₹1 में 1 यूटिल मान सकते हो, ₹1 में 5 यूटिल मान सकते हो, ₹1 में 10 यूटिल मान सकते हो। कुछ भी, थोड़ी छोटी ही वैल्यू मानना। मैंने 2 मानी है, तुम्हारी बुक के अंदर 1 यूटिल मान रखी है। कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है ना। 2 चीजें माननी होती है, एक तो गुड का प्राइस, ठीक है, एक तो क्या मानना होता है? गुड का प्राइस और दूसरा क्या मानना होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दोनों चीजें तुम्हें खुद माननी है। अब देखो जरा, अब एक टेबल बनानी है छोटी सी, बहुत ही आसान है। एक कॉलम में तो तुमने क्या यूज करी है? यूनिट्स। मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6,
तुमने यूटिलिटी यूज करने के लिए कितनी यूनिट इस्तेमाल करी? 1 2 3 4 5 6 बार इस्तेमाल करा। कुछ ना कुछ मार्जिनल मिला होगा, कुछ ना कुछ क्या मिला होगा? मार्जिनल। मुझे बताओ, किसी भी चीज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मार्जिनल बढ़ता है कम होता है? कम होता है ना, याद है ना? डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है, जीरो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। खैर, जीरो तक का केस नहीं लेना, सिर्फ डिक्रीज करना है। जरूरी है तुम बिल्कुल ऐसे बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। देखो, पहली यूनिट से इसको मिला 14, कम होता चला जाएगा ना, दो दो कम कर दो, 12 10 8 6 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं फिर उसको देखूंगा। अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम सोच रहे होंगे दो दो क्यों कम करें? इतना तो पता है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है हर बार। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जितना मर्जी कम करो। और जरूरी नहीं है मैं तुम लोगों को ना जान जानकर ये बातें बोल रहा हूं, कभी तुम बिल्कुल वैसे सीख जाओ जैसे मैं सिखा रहा हूं कि ऐसी टेबल बनानी है, ऐसा ही ग्राफ बनाना है, यही एग्जाम्पल देना है। मैं वो टीचर नहीं हूं कि रट के चिपका लो तुम दिमाग में। तुम टेबल को समझो कि टेबल बन कैसे रही है, क्योंकि टेबल याद करने का कोई फायदा नहीं होगा पेपर में। तुम टेबल को समझो कि टेबल बनाई कैसे जा रही है। अगर टेबल तुम्हें बनानी आ जाएंगी तो तुम पेपर में और टेस्ट में अपने आप खुद से टेबल बना सकते हो हर एक चीज में। तो ये मत सोचे करो जो टेबल में मैंने लिख दिया वही समझ लो कि वही चीजें याद करेंगे। कुछ भी बनाओ, अगर एक बार आइडिया समझ में आ गया तो तुम्हें मालूम है ना, मार्जिनल कम होता रहता है लगातार। मार्जिनल क्या होता रहता है? कम। मैंने 14 से शुरुआत करी और फिर देखो क्या करता चला गया, कम करता चला गया। तुम इसकी शुरुआत 20 से कर सकते हो, 15 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो। और जरूरी नहीं 2 2 का कम करो, 3 3 का कम कर दो, 4 4 का कम कर दो। लेकिन करना क्या है? कम करना है, डिक्रीज करना है। हमेशा क्या करना है? डिक्रीज करना है। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ, ये मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल में निकाली है ना? अब तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी किस में निकालनी है? रुपए में। ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे। अब रुपए में निकालना बड़ा आसान है। तुम कहो यही खेल है, यकीन मानो मार्जिनल यूटिलिटी बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन रुपए में निकालना नहीं आता उन्हें। मैं कितना समझाता हूं, उन्हें मार्जिनल यूटिलिटी रुपए में निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। और बहुत ही आसान मेथड है। तुम कहोगे मजा आ गया सर, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? चौथी क्लास का काम है, चौथी क्लास का, 4th 5th और 6th, उन बच्चों का काम है मार्जिनल यूटिलिटी रुपए में निकालना। बहुत ही आसान काम है। देखो, बस मुझे ये देखकर बताओ, मैंने एग्जांपल के अंदर 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी 2 रुपए मान रखी है ना? देखो जरा एग्जांपल के अंदर, देखो क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल माना है ना? देखो देखो इधर बोर्ड पे, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कितनी मान रखी है? 2 मान रखी है। देखो जरा कितनी मान रखी है? 2। कितनी मान रखी है? 2 मान रखी है। देखो, अगर तुमने मार्जिनल यूटिलिटी मनी की 2 मांगी है ना, तुमने खुद मानी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने क्या मानी है। 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, लेकिन सोच समझ कर। देखो 2 मानी है। अब देखो इधर, देखो 2 मानी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी को 2 से डिवाइड करोगे, रुपए में आएगी 7। देखो इधर बोर्ड पे, मार्जिनल यूटिलिटी 12 को 2 से डिवाइड करोगे, रुपए में आएगी 6। मार्जिनल यूटिलिटी 10 को 2 से डिवाइड करोगे, रुपए में आएगी 5। समझ गए क्या कर रहा हूं? समझ गए ना? देखो, जो तुम मार्जिनल यूटिलिटी मनी की मानते हो ना, उसी से तुम्हें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है हमेशा। ध्यान रहेगी बात, बहुत सिंपल बात है। जो भी तुमने एग्जाम्पल के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी मानी है, उसी से तुम्हें हमेशा क्या देना है? डिवाइड देना है। मुझे बताओ, 8 है, 2 से डिवाइड करोगे 4, 6 है, 2 से डिवाइड करोगे 3, 4 है, 2 से डिवाइड करोगे 2। इतना जरूर ध्यान रखना, इसको ऐसे डिजिट्स मानना कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पॉइंट के चक्कर में मत पड़ना, कभी पॉइंट में लग जाओ।
पॉइंट से बचने की कोशिश किया करो। देखो इधर बोर्ड पे, ये मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल में है और ये मार्जिनल यूटिलिटी किसमें, रुपए में। ध्यान से सुनो, एक कॉलम के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरे कॉलम के अंदर भी मार्जिनल यूटिलिटी। ये बात तो क्लियर है ना। दोनों कॉलम के अंदर कौन सी यूटिलिटी दिखाई गई है, इधर भी मार्जिनल दिखा रखा है, इधर भी मार्जिनल दिखा रखा है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है और ये मार्जिनल यूटिलिटी किसमें, रुपए में। ये मार्जिनल यूटिलिटी रुपए में है। तुम सोच रहे होंगे रुपए में क्यों निकाला, रुपए में निकालने की क्या जरूरत है। अभी देखना क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, रुपए में क्यों निकाला है अभी समझ में आ जाएगा। बस मुझे बताओ, गुड के प्राइस का एक कॉलम और बना दो। मुझे बताओ गुड का प्राइस कितना माना था तुमने, 4 रुपए ना। इस क्वेश्चन के अंदर प्राइस हर बार क्या था, 4 रुपए था। पहली यूनिट भी 4 की है, दूसरी भी 4 की, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी भी 4 रुपए की यूनिट है। हर एक यूनिट उसकी कितने रुपए की है, 4 रुपए की। मुझे बताओ इस हेडिंग को जब हमने शुरू करा था वन कॉमोडिटी केस, तो एक कॉमोडिटी के केस में मैंने कंडीशन तुम्हें पहले ही लिखवा दी है, शर्त। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शर्त क्या थी जरा पढ़ो। देखो स्टार्टिंग में ये शर्त लिखाई है ना कि गुड का प्राइस किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ये मैंने लिखवाई है शर्त। एक कंज्यूमर का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी होता है, ध्यान से सुनो, एक कंज्यूमर का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी होता है जब उस गुड का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब एक गुड का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब देखते हैं कहां पर बराबर हो रहा है। मुझे बताओ इसमें से मार्जिनल यूटिलिटी मनी की ये है ना, क्या ये है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं। ये मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है और ये मार्जिनल यूटिलिटी रुपए में है, रुपए मतलब मनी, ठीक है। तो मनी वाली ये है, इसलिए बनाई थी ये टेबल, इसलिए बनाया था ये वाला कॉलम। अब मुझे बताओ कहां पर बराबर हो रही है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की 7 रुपए और प्राइस है 4 रुपए, क्या ये बराबर है, यहां पर नहीं हो सकता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मार्जिनल यूटिलिटी 6 रुपए और प्राइस है 4 रुपए, क्या यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है, यहां पर भी नहीं हो सकता। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की 5 रुपए और प्राइस है 4 रुपए, यहां पर भी नहीं हो सकता। तो सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा, यहां पर। यह है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर उसकी कंडीशन क्या हो रही है, फिट। यानी कि वो इस गुड की कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, 4 क्वांटिटी। ध्यान से देखो बोर्ड पे, अगर वो कंज्यूमर इस गुड का इस्तेमाल करता है तो कौन सी गुड के बाद जाकर उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा, चौथी यूनिट के बाद। पहली यूनिट में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा मैक्सिमम, सेकंड में भी नहीं मिलेगा, थर्ड में भी मिलेगा और फोर्थ में भी नहीं मिलेगा। सॉरी, फोर्थ में मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ के अंदर उसका देखो मार्जिनल यूटिलिटी मनी का और उस गुड का प्राइस क्या हो रहा है, बराबर, और यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब तुम कहोगे यहीं पर क्यों सेटिस्फेक्शन होता है, हमेशा यहीं पर क्यों सेटिस्फेक्शन होता है। तो ध्यान रखना, कंडीशन है, इकोनॉमिस्टों ने कंडीशन बना रखी है, जहां पर ये कंडीशन फिट होती है वहीं पर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होता है, ठीक है। उसके बेसिक थ्योरी नहीं पढ़नी पीछे की यहीं पर क्यों होता है, ठीक है। तो दोनों यहां पर कंडीशन इक्वल हो गई ना, यहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर एक छोटा सा स्टार बना दो, टेस्ट में भी बनाना है स्टार, पेपर में भी बनाना है। ये जो मैंने रेक्टेंगल सा बनाया है ना इस टेबल के अंदर, ये रेक्टेंगल नहीं बनाना तुम्हें, बस वहां पर एक छोटा सा स्टार बना देना। स्टार का मतलब है कि यहीं पर हो रहा है इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहीं पर क्या हो रहा है, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो मैं तुम लोगों से पूछूंगा टेबल के बारे में, तो मुझे बताना जब मैं ग्राफ बनाऊं। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है।
तो देखो एक एक्सिस पर तो तुम्हें दिखाना है प्राइस, एक एक्सिस पर क्या दिखाना है, प्राइस, प्राइस इस पर दिखाना है वाई एक्सिस पर, प्राइस किस पर दिखाना है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर दो चीजें दिखानी है, तो मैं प्राइस भी दिखाना है और मार्जिनल यूटिलिटी भी दिखानी है, मनी वाली, रुपए वाली, ठीक है। और नीचे दिखानी है तुम्हें यूनिट्स, मतलब कि तुमने कितनी यूनिट इस्तेमाल करी है। मुझे बताना टेबल के अंदर देखकर तुमने कितनी यूनिट इस्तेमाल कर रही है, 6 यूनिट ना। जरा टेबल के अंदर देखो तुमने इस गुड की कितनी यूनिट इस्तेमाल करी है। पहला कॉलम यूनिट का ही बना हुआ है, दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर जो पहला कॉलम बनाया ना वही यूनिट का, 6 यूनिट तो इस्तेमाल करी है। तो देखो बोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 बराबर का गैप रखते हुए, ठीक है। देखो अब इधर यहां पर तुम्हें प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दिखानी है, मनी वाली। अपनी टेबल को देखो, अपनी मैंने तो टेबल रब कर दी है। टेबल के अंदर देखो पहला कॉलम किस चीज का था, यूनिट्स का। टेबल के अंदर देखो पहला जो कॉलम था वो किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स का। मतलब पहले कॉलम में क्या दिखाई गई है, यूनिट्स। तो देखो एक कॉलम में तो मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल में लिखी हुई है और एक कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी रुपए में लिखी हुई है। मैं बात कर रहा हूं रुपए वाली। मार्जिनल यूटिलिटी का कोई काम नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी जो रुपए वाली है उसका काम है। मुझे बताओ रुपए वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 7 तक जा रही है ना, 2 से स्टार्ट है और 7 तक जा रही है। तो एक काम करते हैं, 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिख देते हैं। बोर्ड पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है ना। मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल में लिखी हुई है ना उसका कोई काम नहीं है पूरे क्वेश्चन में। उसका काम सिर्फ इतना ही था कि हमने रुपए में बनाई है, हमने उससे किस में बनाई है, रुपए में बनाई है, बाकी उसका कोई काम नहीं था, ठीक है। अब देखो दो चीजें प्लॉट करनी है। बोर्ड पे देखो लास्ट ये जो टेबल तुमने बना रखी है ना, टेबल के एंड में क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस। टेबल का जो लास्ट वाला कॉलम है उस लास्ट वाले कॉलम में तुमने क्या चीज दिखा रखा है, प्राइस। मुझे बताओ क्या प्राइस बदल रहा है, नहीं। प्राइस हर बार कैसा है, 4 रुपए। देखो बोर्ड पे पहली यूनिट का भी प्राइस कितना है, 4। दूसरी यूनिट का भी प्राइस कितना है, 4। तीसरी यूनिट का भी प्राइस कितना है, 4। हर बार 4 है ना। ये तो प्लॉट हो गया तुम्हारा प्राइस। कोई दिक्कत, प्राइस प्लॉट कर दिया ना। क्या तुमने प्राइस का ग्राफ सेम बनाया है या नहीं बनाया, बताओ। प्राइस बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। प्राइस हर बार कितना चल रहा है, 4 रुपए। तो मैंने भी अपने क्वेश्चन के अंदर प्राइस को कितना रखा, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए। समझ में आ गई ना बात। अब जरा आगे देखते हैं। मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी रुपए वाली प्लॉट करूंगा, ध्यान से सुनो। मार्जिनल यूटिलिटी रुपए वाली प्लॉट करनी है इसके अंदर, दूसरी नहीं प्लॉट करनी। मुझे बताओ पहली यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी रुपए की कितनी है, 7 रुपए है ना। देखो अपनी टेबल के अंदर देखो पहली यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 7 रुपए। रुपए वाली कह रहा हूं, यूटिल वाली नहीं, रुपए वाली। तो एक यूनिट के 7 रुपए है ना। देखो बोर्ड पे पहली यूनिट पर कितना, 7। दूसरी यूनिट पर कितनी है, 6। दूसरी यूनिट पर तुम्हारी 6। तीसरी यूनिट पर कितनी है, 5। तीसरी यूनिट पर 5। चौथी यूनिट पर 4। पांचवी यूनिट पर 3 और छठी यूनिट पर 2। हाँ इसको ज्वाइन कर देना भाई। मुझे बताओ देखो बोर्ड पे ये जो तुमने लाइन बनाई है ये मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, लेकिन कौन सी वाली, मनी वाली है ना। ब्रैकेट में लिख देना रुपए, ये रुपए वाली मार्जिनल यूटिलिटी है। और मुझे बताओ देखो बोर्ड पे इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कराया ना, यही वो पॉइंट है ई। ई का मतलब कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों, क्योंकि देखो इसी पर ध्यान से देखो, इसी पर प्राइस भी कितना है, 4 रुपए, और इसी पर मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है,
4 रुपए, यानी कि वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, 4 यूनिट कंज्यूम करेगा, तभी उसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर उसका प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो रही है, और यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। जिस यूनिट पर प्राइस और मार्जिनल बराबर हो जाए, दैट सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी के केस में अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हासिल करना है तो तुम्हें उस गुड के प्राइस को मार्जिनल यूटिलिटी के क्या करना होगा, बराबर, और जिस पॉइंट पर वो बराबर हो जाते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ई, और ई फॉर इक्विलिब्रियम। तो फटाफट से ये ग्राफ बना लो। अब ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नीचे लिखना है, पहले ग्राफ नोट कर लो, अगर साथ साथ बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो पॉज करके बना लो। चलो अब नोट करना इसके नीचे। ये एक कमोडिटी का केस है, अगर 4 नंबर में आता है तब भी ये पूरा एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में आता है तब भी पूरा एक्सप्लेन कर दो, कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं एक कमोडिटी के केस में, ठीक है। अब लिखो ग्राफ के बारे में, लिखो लिखो इन अबव डायग्राम, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन above diagram represents marginal utility of money, comma price, marginal utility of money कॉमा प्राइस। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ये दोनों के दोनों किस एक्सिस पर दिखा रखे हैं, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रखे हैं, यूनिट्स, है ना। तो लिखो इन अबव डायग्राम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉमा प्राइस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये चीजें तो दिखाई गई है वाई एक्सिस पर। अब लिखो कॉमा लगा के, लिखो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। वो किस पर दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पर। अब लिखना इसी के अंदर पॉइंट ई, देखो इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की। देखो लिखना कैसे है, इसी के अंदर लिखना है, लिखो पॉइंट ई इन्वर्टेड कॉमा लगा के, पॉइंट ई इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ई इज सेड टू बी, पॉइंट ई इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। लिखो बिकॉज क्यों है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट पर देखो, बोर्ड पे देखो, इसी पॉइंट पर प्राइस वाली लाइन और इसी पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी वाली लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट का मतलब है इक्वल। मैथ्स में इंटरसेक्ट का मतलब होता है इक्वल होना, ठीक है। Point E is said to be equilibrium point because at that point price of a good, because at that point price of a good, at that point price of a good, price of a good is equal to marginal utility, price of a good is equal to marginal utility, is equal to marginal utility, is equal to marginal utility, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर असली खेल किस चीज का होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी वाली, रुपए वाली, मार्जिनल यूटिलिटी रुपए वाली। तो तुम्हें किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, रुपए में।
अगर तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी रुपए में कन्वर्ट करनी आ जाएगी तब तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, चाहे पेपर में कोई सा भी आ जाए। ठीक है, जैसा कि देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी के बेस पर लिखो एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो, क्वेश्चन ने बोला है, लिखो इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क डाल के लिखना। इन केस ऑफ, ध्यान रखना जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने एक कॉमोडिटी के केस में एक्सप्लेन करा था ना, वो खत्म हो गया, वो तो वहीं पे खत्म हो गया था, ये तो अलग क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक। इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी इफ marginal utility of money is 3 rupees, marginal utility of money is 3 rupees, मतलब कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितने रुपए? 3 रुपए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 3 रुपीज। then calculate from the table, consumer equilibrium point, then calculate from the table कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, टेबल भी क्वेश्चन में गिवन है, लिखो यूनिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5 और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, रुपए में नहीं दी, रुपए में तुम्हें खुद बनानी है, उन्होंने तुम्हें रुपए में नहीं दी है, रुपए में तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। 24 21 18 15 12, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन ने तुम्हें प्राइस जरूर दे दिया है, प्राइस जरूर देगा वो तुम्हें, प्राइस है उस कॉमोडिटी का 6 रुपए हर बार। अब तुम्हें ये बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा। तुम्हें शर्त याद है ना, याद करो शर्त। शर्त ये है, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, एक कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या शर्त होती है कि उस कॉमोडिटी का प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी मनी के बराबर हो जाए। एक गुड के केस में क्या शर्त होती है कि उस कॉमोडिटी की कीमत, उस कॉमोडिटी का प्राइस किसके बराबर हो जाना चाहिए? मनी के, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उसके बराबर हो जाना चाहिए। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी तो क्वेश्चन ने दी है लेकिन मनी की नहीं दी। हाँ, मनी के लिए क्वेश्चन में बता दिया है डिटेल। मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कितनी है? 3 रुपए। अब तुम्हें सारी की सारी कन्वर्ट करनी है। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी रुपए की कन्वर्ट करना मैंने बताया था, तुम्हें याद है एग्जांपल के अंदर मैंने 2 रुपए माना था, तो मैंने कितने से डिवाइड दे दिया था? 2 रुपए से। तुमने क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी रुपए की कितनी मानी थी? 2 यूटिल मानी थी, याद है? जो एग्जांपल मैंने लिखवाया एक्सप्लेन करके, उसमें मैंने 2 यूटिल मानी थी ना, तो मैंने 2 रुपए से डिवाइड दिया था। अब अगर तुमने 3 दिए, इस क्वेश्चन के अंदर 3 दे रखी है, तो तुम कितने से डिवाइड दोगे? 3 से। देखो इधर, 24 को 3 से डिवाइड देकर आ जाएगा तुम्हारा 8, 21 को 3 से डिवाइड देकर आएगा 7, 18 को 3 से डिवाइड दोगे 6, 15 को 3 से डिवाइड दोगे 5 और 12 को 4। अब ये मत सोचना कि हमेशा डिवाइड हो जाता है पूरा, जैसे कि देखो एक भी पॉइंट में नहीं आ रहा ना। किस्मत की बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी जो आई है रुपए की, वो पॉइंट में नहीं आई है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी ये डिजिट्स पॉइंट में आ जाती है। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कब होता है? बोर्ड पे देखो, इक्विलिब्रियम तब होता है जब उस गुड का प्राइस किसके बराबर हो जाता है? मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के। जब उस गुड का प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के। तो देखो, गुड का प्राइस 6 और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी 8, बात नहीं बनी। गुड्स का प्राइस है 6 और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 7, इसमें भी बात नहीं बनी। गुड्स का प्राइस है 6 और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 6। इसका मतलब ये हुआ कि उसको इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा? 3।
उस बंदे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा इस कमोडिटी की, 3 यूनिट कंज्यूम करेगा। कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा? 3 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट के केस में ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तभी उसको वो कंज्यूम करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट तक।